हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यहाँ पे देखें कीट्स नेगेटिव कैपेबिलिटी। अच्छा, व्हाट इज नेगेटिव कैपेबिलिटी? नेगेटिव कैपेबिलिटी कहते हैं कि एक आर्टिस्ट की अपनी कैपेबिलिटी जिसमें वो अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको पोएम में से या आर्ट में से निगेट कर देता है, वो टोटली ऑब्जेक्टिव हो जाता है। यानी कि जो वो आर्ट फॉर्म होती है उसके अंदर उसकी पर्सनल लाइफ, पर्सनल फीलिंग ऐसा कुछ भी उसके अंदर एडिड नहीं होता, बल्कि वो बिल्कुल न्यू पीस ऑफ आर्ट होता है, बिल्कुल प्योर पीस ऑफ आर्ट होता है। इसी वजह से कीट्स की नेगेटिव कैपेबिलिटी की वजह से कीट्स को एक प्योर पोएट कहा जाता था कि वो बिल्कुल प्योर पोएट है। वो अपने सेंटिमेंट्स, अपने इमोशंस या इस तरह की कोई चीज़ जो है वो उसके उस चीज़ के अंदर नहीं डालता था, उस पोएम के अंदर नहीं डालता था। वो नेचर के अंदर कोई ब्यूटी फाइंड आउट करता था और उस ब्यूटी के ऊपर जो है वो पोएम लिखा करता था। जैसे किसी ज़माने में सिवाय महबूबाओं की या बिलव्ड जो थी उनकी ब्यूटी के ऊपर लिखा जाता था, लेकिन कीट्स ने नेचर के अंदर जो ब्यूटी थी उसको उसको जो है टारगेट किया था और उसके बारे में लिखा था। उसने उसके अंदर अपनी कोई पर्सनल इमोशंस या फीलिंग्स नहीं डाले थे। इस वजह से कीट्स को कहा जाता है कि वो प्योर पोइट था। चाहे वो आप उसकी सेंशुअसनेस देख लें, चाहे आप उसकी नेगेटिविटी देख लें, चाहे आप उसकी ऑब्जेक्टिविटी देख लें, उसका विजन फॉर द नेचर देख लें, ठीक है, और उसका विजन फॉर ब्यूटी देख लें। हर चीज में अगर कीट्स को देखा जाए तो कीट्स जो है वो एक प्योर पोएट था जस्ट बिकॉज ऑफ द नेगेटिव कैपेबिलिटी, क्योंकि वो अपने आप को निगेट कर लेता था। इसलिए उसकी जो पोइट्री होती थी वो प्योर पोइट्री होती थी, वो विदाउट एनी पर्सनल फीलिंग या इस तरह से उसके अंदर इमोशंस नहीं हुआ करते थे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए नेगेटिव कैपेबिलिटी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय जॉन कीट्स इन 1818 to explain a capacity that negates intellectual pursuit of mysterious answer। नेगेटिव कैपेबिलिटी जो है जॉन कीट्स ने 1818 में जो है यूज की थी, जिसमें वो एक्सप्लेन करता है एक कैपेसिटी जो कि निगेट करती है इंटेलेक्चुअल परस्यूट of mysterious answer। Concept of negative capability is the ability to contemplate the world without the desire to try and reconcile its contradictory aspects of understanding them through reason। और ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी है वो एक ऐसी एबिलिटी है जो कॉन्टेम्पलेट करती है वर्ल्ड को विदाउट डिजायर टू ट्राई, और रिकॉन्साइल करती है इसके कॉन्ट्रडिक्टरी एस्पेक्ट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग देम थ्रू द रीजन, कि आप उनको अंडरस्टैंड करें थ्रू रीजन। किड्स वांट टू फाइंड ब्यूटी इन व्हाट इज अगली इन द वर्ल्ड। ठीक है, अगली वर्ल्ड के अंदर जो अगली वर्ल्ड में जो अगली वर्ल्ड में भी वो ब्यूटी फाइंड आउट कर लेता था, जस्ट लाइक ऑट टू ऑटम। ऑटम खिजां का मौसम था जो कि नॉर्मली एक सैड टोन के अंदर इस्तेमाल होता था। पोइट्स जो हैं उसको सैड मूड के में या सैड टोन में यूज करते थे, लेकिन कीट्स ने इसको, इस अगली वर्ल्ड को जो है वो ब्यूटी के तौर पे इस्तेमाल किया। वो उसके अंदर भी ब्यूटी फाइंड आउट कर लेता था जो कि अगली वर्ल्ड होती थी। इन अ लेटर टू हिज ब्रदर जॉर्ज एंड थॉमस कीट्स ऑन 21 December 1817, Keats used the phrase negative capability for the only time. At once it struck me what quality went to form a man of achievement, especially in literature, and which Shakespeare possessed so enormously. I mean negative capability, that is, when man is capable of being in uncertainties, mysteries, doubts, without any irritable reaching after facts and reason. What does Keats mean by negative capability? Actually, he is using the word negative not in a negative sense, but to convey the idea that person's potential can be defined by what he or she does not possess। ठीक है, एक इंसान का जो पोटेंशियल है, एक आर्टिस्ट की जो आर्टिस्ट्री है, वो किस बेस पे डिफाइन की जा सकती है, किस बेस पे उसको वे किया जा सकता है, वो उसकी कैपेबिलिटी है वो कर जाए जो कि वो पोजेस नहीं करता। ठीक है, आप अपने आप को छोड़ के, वो कहते हैं ना कि एक उस्ताद की नेगेटिव कैपेबिलिटी ये है कि वो अपनी जात को छोड़ के शागिर्द के लेवल पे आ जाता है, वो स्टूडेंट के लेवल पे आ जाता है।
ठीक है, जब तक वो स्टूडेंट का लेवल नहीं समझेगा वो स्टूडेंट को पढ़ा नहीं सकेगा। तो एक उस्ताद को अपना लेवल छोड़ के पहले शागिर्द के लेवल पे आना पड़ता है। इट मीन्स के मैं मतलब एक उस्ताद ने अपने आप, ही इज कैपेबल टू निगेट हिमसेल्फ, ठीक है, उसने अपने आप को, अपनी जात को छोड़ दिया और दूसरे की जात के अंदर गुम होके उस जात को बदलने की कोशिश की। इसको हम कहेंगे ये नेगेटिव कैपेबिलिटी है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखें ना कि एक जो कैंडल होती है वो बाकी पूरे कमरे को रोशन करने के लिए खुद जो है वो पिघल जाती है। ठीक है, तो दैट इज द, यानी कि अपनी पर्सनैलिटी को निगेट करके जो है दूसरी जात में गुम हो जाना, दूसरी पर्सनैलिटी में अपने आप को जम कर लेना, इसको हम कहते हैं द नेगेटिव कैपेबिलिटी। जो आपको सामने नजर आ रहा है आप उसमें खो जाएं। और एक और चीज आप लोगों को बता दूं, अगर एक इंसान के अंदर ये नेगेटिव कैपेबिलिटी है, फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने जो चीज पड़ी है मैं उसमें इतनी गुम हो जाती हूँ कि मुझे अपनी जात भूल जाती है। आप यकीन करें, आप यकीन करें, हम उस वक्त एक बहुत जिसे कहना चाहिए ना, एक हॉलमार्क क्रिएट कर सकते हैं जब इंसान ये भूल जाता है कि मैं किस दुनिया में हूँ और ये जो सामने चीज पड़ी है बस यही है। तो इस तरीके से हम अपने आप को ये होती बेटा एक्चुअली नेगेटिव, टू निगेट वन सेल्फ। ठीक है, आप अपने आप को निगेट कर दें और जो सामने वाली जो चीज पड़ी है आप उसके अंदर खो जाएं, इसको कहते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी। तो कीट्स के अंदर ये नेगेटिव कैपेबिलिटी थी कि वो जिस चीज को देखता था ना वो उसमें गुम हो जाता था, वो उसकी ब्यूटी में गुम हो जाता था इस वजह से, और वो अपनी जात को निगेट कर देता था, अपनी पर्सनैलिटी को निगेट कर देता था, एंड इट जस्ट राइट ऑन द ब्यूटी ऑफ द थिंग जो कि वो देखा करता था। अगर उसने अर्न देखा उसने अर्न के बारे में लिख दिया, अगर उसने ऑटम को देखा उसने ऑटम के बारे में लिख दिया, अगर उसने नाइटिंगेल को देखा उसने नाइटिंगेल के बारे में लिखा, बट हाउ टू निगेट हिज ओन पर्सनैलिटी। आप और टू नाइटिंगेल पढ़ लें, आप ग्रेशियन अर्न के बारे में पढ़ लें, कीट्स की कोई पर्सनल फीलिंग नहीं है, बल्कि वो अर्न से मुखातिब होके कहता है कि भाई तुम इस तरह से हो। जब ऑटम के बारे में बात करता है वो ऑटम से मुखातिब होके कहता है, वो एड्रेस करता है ऑटम को, वो उससे बात करता है। इसी तरह नाइटिंगेल की दुनिया में वो जाता है। इसी को कीट्स की एस्केपिज्म कहते हैं कि वो अपनी दुनिया से निकल के किसी और दुनिया में चला जाता है। ठीक है, इसको नेगेटिव कैपेबिलिटी कहते हैं। और यही एक आर्टिस्ट की असल कैपेबिलिटी होती है, टू निगेट वन ऑन सेल्फ, और फिर आप किसी और जात के अंदर गुम हो जाए। Actually, he is using the word negative not in a negative sense, but to convey the idea that a person's potential can be defined by but he or she does not possess. जो हम नहीं possess करते हम वो define कर जाएं। जो मैं पोजेस करती हूँ बेटा वो तो डिफाइन करना आसान है, लेकिन जो चीज मैं पोजेस करती ही नहीं हूँ, जो मेरी जात पे मबनी है ही नहीं, जिस जो मेरी मलकियत में नहीं है, अगर मैं उसको उसको जो है अगर डिफाइन कर दूं तो इट मीन्स कि आई एम द ब्रिलियंट वन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कीट्स, poetry should be rest of poet's negative capability, which means to capable of being in uncertainties, mysteries or doubts, and to be free of any irritable reaching out after fact that and reason. कीट्स के अकॉर्डिंग पोइट्री जो है वो रिजल्ट है पोइट्स की नेगेटिव कैपेबिलिटी का, जिसका मतलब ये है टू बी कैपेबल ऑफ बीइंग इन अनसर्टेनिटीज। आप अनसर्टेनिटीज की दुनिया में इस हद तक कैपेबल हो जाएं, मिस्ट्रीज की दुनिया में या डाउट्स की दुनिया में आप कैपेबल हैं कि आप उनको फेस कर सकते। ठीक है, ऑटम की दुनिया में जो है कीट्स कैपेबल था मतलब ऑटम जो कि गम की दुनिया थी, कीट्स कैपेबल था ऑफ बीइंग हैप्पी इन द वर्ल्ड ऑफ ऑटम और इन द सीजन ऑफ द ऑटम। ठीक है, by living in his own world, Keats was capable by living his own world of uncertainties, mysteries, where there is fever and fret. Keats is capable to go in the world of Nightingale. वो नाइटिंगेल की दुनिया में जाता है अपने गम को भूल के, अपनी अनसर्टेनिटीज की दुनिया में रह के वो कीट्स की दुनिया, वो नाइटिंगेल की दुनिया में चला जाता है ऑन द विंग्स ऑफ पोएजी,
पोइट्री के विंग्स के ऊपर, इमेजिनेशन के विंग्स के ऊपर की बेस पे, विंग्स के थ्रू वो कहाँ जाता है, वो एक नाइटिंगेल की दुनिया में चला जाता है. इट मीन्स, विच मीन्स टू बी कैपेबल ऑफ बीइंग, कि आप कैपेबल हैं ऑफ बीइंग इन अनसर्टेनिटीज, मिस्ट्रीज और डाउट्स. डाउट्स की दुनिया में, मिस्ट्रीज और अनसर्टेनिटीज की दुनिया में भी आप कैपेबल हैं. एंड टू बी फ्री ऑफ एनी इरिटेबल रीचिंग आउट फैक्ट एंड रीजन, और आप फ्री हैं किसी भी इरिटेबल रीचिंग आउट आफ्टर फैक्ट और रीजन. ठीक है, आप किसी भी फैक्ट और रीजन जो कि आपको, जो कि जिसकी इरिटेबल रीच है, यानी कि ऐसे फैक्ट्स एंड रीजन जो आपको इरिटेट करते हैं, ठीक है, आप उससे बिल्कुल फ्री हो जाते हैं. आप एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जो कि आपकी अपनी दुनिया नहीं होती. ठीक है, और जब वो आपकी अपनी दुनिया नहीं होती तो आपकी अपनी आपकी जो अपनी दुनिया है वो फैक्ट और रीजन की दुनिया है जो आपको इरिटेट करती है. कीट्स उस दुनिया से निकल के किधर चला जाता है, कभी नाइटिंगेल की दुनिया में जाता है, कभी वो अर्न की दुनिया में चला जाता है जिसपे गांव बना होता है, विलेज होता है, कोई वहां पे कोई ट्रेडिशन चल रही होती है, रिचुअल होता है, समथिंग एंड सो ऑन. ठीक है, तो वो अपनी वो जो इरिटेबल रीचिंग आउट आफ्टर फैक्ट एंड रीजन, उस फैक्ट और रीजन के इरिटेबल रीच से भी कहीं दूर जो है वो कीट्स चला जाता है. इसको कहते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी. Such a position by Keats at the forefront of the romantic moment and even at the cusp of modernism. ये वो पोजीशन है जो कीट्स को एक फोरफ्रंट देती है ऑफ रोमांटिक मोमेंट. रोमांटिक मोमेंट में अगर किसी ने नेगेटिव कैपेबिलिटी को बताया है तो वो कीट्स ने बताया है, और ये उसको रोमांटिक मोमेंट में फोर फ्रंट पर लेके आती है कीट्स को. एंड इवन एट द कस्प ऑफ मॉडर्निज्म, इवन जो कस्प ऑफ मॉडर्निज्म है उसमें भी. थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ कॉलरिज, कीट्स himself has explained the meaning of his statement. अब वो खुद से एक्सप्लेन करता है मीनिंग अपनी स्टेटमेंट का कि कॉलरिज फॉर इंस्टेंस बीइंग इनकैपेबल ऑफ रिमेनिंग कंटेंट विद हाफ नॉलेज, that what a great poet, the sense of beauty overcomes every other consideration. अब वो कीट्स जो है वो कॉलरिज की एग्जाम्पल देता है और वो अपने ही कीट्स हिमसेल्फ हैज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अ स्टेटमेंट. अब वो अपनी स्टेटमेंट वो कहता है, कीट्स कहता है कॉलरिज के बारे में कि कॉलरिज ने जैसे वो इनकैपेबल था ऑफ रिमेनिंग कंटेंट विद हाफ नॉलेज, वो हाफ नॉलेज के साथ कंटेंट रहने में इनकैपेबल था. दैट विद अ ग्रेट पोएट, के एक ग्रेट पोएट के साथ सेंस ऑफ ब्यूटी जो है वो ओवरकम कर जाती एवरी अदर कंसिडरेशन. एक जो पोएट होता है ना, यहाँ पे देखिए वो कहता है कि जो कॉलरिज है ना, वो कहता है कि वो इनकैपेबल था रिमेनिंग कंटेंट विद हाफ नॉलेज. ठीक है, कि वो हाफ नॉलेज के साथ ही मतलब वो नहीं कंटेंट, मतलब उसके अंदर इतनी कंटेंटमेंट नहीं थी कि वो उस हाफ नॉलेज के साथ रहता. ये पोएट की सेंस ऑफ ब्यूटी होती है. विद अ ग्रेट पोएट, दैट विद अ ग्रेट पोएट, ये जो सेंस ऑफ ब्यूटी होती है ना वो हमेशा ओवरकम कर जाती है एवरी अदर कंसिडरेशन. जब एक पोएट किसी चीज को देखता है, कोई नजारा देखता है, कोई भी चीज देखता है, तो उसके अंदर एक सेंस ऑफ ब्यूटी क्रिएट होती है. एनी अदर कंसिडरेशन, वो उन सारी कंसिडरेशंस को निगेट कर जाता है और वो सिर्फ उस ब्यूटी में खो जाता है, फिर वो एक ग्रेट पोएट बनता है. ये सेंस ऑफ ब्यूटी होती है जो कि एक पोएट की नेगेटिव कैपेबिलिटी को एनहांस करती है, जो कि ओवरकम कर जाती है किसी भी अदर कंसिडरेशन. ठीक है, सेंस ऑफ ब्यूटी. और यही सेंस ऑफ ब्यूटी है और इसी को सेंस ऑफ ड्यूटी भी कहते हैं. जब इंसान ने ड्यूटी निभानी होती है ना, तो हम बाकी सारी चीजें क्या कर देते हैं, निगेट कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इधर बैठी हुई हूँ ना, तो मैं चूल्हे के ऊपर दूध भी हल्की आंच पे नहीं रखूंगी. उसकी रीजन क्या है, ताकि मैं एक ही चीज के ऊपर फोकस कर सकूं. जो पोएट होता है वो भी इसी तरीके से सारी इर्द गिर्द की सारी चीजों को निगेट करके वो एक ब्यूटी, जो सेंस ऑफ ब्यूटी है ना, उसने किसी चीज को देखा और वो उसकी खूबसूरती में खो गया. तो दैट इज बेसिकली द सेंस ऑफ ब्यूटी
and on the other hand it is the sense of duty कि to negate everything just for the sake of duty you have to do your work. ठीक है, तो हम हर चीज को निगेट करके अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करते हैं, और इंसान वही कामयाब होता है जिसके अंदर सेंस ऑफ ब्यूटी और सेंस ऑफ ड्यूटी दोनों होते हैं. ठीक है, आपके अंदर सेंस ऑफ ब्यूटी इसलिए होना चाहिए कि वो आपको एक सूदिंग इफेक्ट देता है, और सेंस ऑफ ड्यूटी इसलिए होना चाहिए कि वो आपको कामयाब करता है. तो सूदिंग इफेक्ट भी होना चाहिए, उसके साथ साथ सेंस ऑफ ड्यूटी भी होना चाहिए. खैर यहाँ पे सेंस ऑफ ड्यूटी का कोई वो नहीं था, जस्ट वैसे ही बात किया. स्टीफन हैब्रन कमेंट्स ऑन रिमार्क्स ऑफ कीट्स अबाउट कॉलर. स्टीफन हैब्रन जो है वो रिमार्क करता है, कमेंट्स ऑन द रिमार्क्स ऑफ कीट्स. ठीक है, कीट्स के रिमार्क्स पे वो कमेंट करता है जो कि उसने कॉलरिज के बारे में कहा. Essential to literary achievement is a certain passivity, a willingness to let what is mysterious or doubtful remain just that. ठीक है, वो कहता है essential to literary achievement is a certain passivity, कि ये बहुत ज्यादा लिटरेरी अचीवमेंट के लिए एसेंशियल है कि एक सर्टेन पैसिविटी हो. पैसिविटी यानी कि आप बिल्कुल वहां पे आके रुक जाएं. A willingness to let what is mysterious, एक willingness to let जो कि उस चीज पे जो कि मिस्टीरियस भी है और डाउटफुल भी है, रिमेन जस्ट दैट, वो वैसी की वैसी है. कॉलरिज वुड डू वेल टू ब्रेक ऑफ फ्रॉम हिज रिलेंटलेस सर्च फॉर नॉलेज, और कॉलरिज जो है वुड डू, वो ज्यादा बेहतर कर सकेगा टू वेल टू डू ब्रेक ऑफ फ्रॉम दिस रिलेंटलेस सर्च फॉर नॉलेज. वो इस सर्च फॉर नॉलेज के लिए ज्यादा बेहतर कर सकता था. इंस्टेड ऑफ कॉन्टेम्पलेट समथिंग ब्यूटीफुल एंड ट्रू फ्रॉम द मोस्ट सीक्रेट पार्ट ऑफ मिस्ट्री. द एक्सपीरियंस एंड इंट्यूटिव एप्रिसिएशन ऑफ द ब्यूटीफुल इज सेंट्रल टू पोएटिक टैलेंट. अच्छा, यहाँ से बेटा एक काम कीजिए, ये जो है ना इतना इसमें से ओमिट कर दें. ठीक है, आप लोगों ने इतना इसमें नहीं लिखना, ये मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, इसको बेटा लिखने की जरूरत नहीं है. आप बस इतना लिखें, ये जितना मैं हाईलाइट कर रही हूँ. ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे लिखें the experience and intuitive appreciation of the beautiful is central to poetic. सिर्फ इतना भी लिख देना तो बेटा ये काफी है. ठीक है, ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ. ठीक है, ये बीच वाला निकालते हैं इसको. द एक्सपीरियंस एंड इंट्यूटिव एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटीफुल इज सेंट्रल टू पोएटिक टैलेंट, कि वो एक्सपीरियंस और इंट्यूटिव एप्रिसिएशन जो कि ब्यूटीफुल है, सेंट्रल है पोएटिक टैलेंट का. एंड रेंडर्स इररेलेवेंट थिंग, और ये रेंडर कर देती है उन इररेलेवेंट थिंग्स को दैट इज अराइव थ्रू रीजन, जो कि रीजंस के थ्रू अराइव करती है. ठीक है, जब एक पोइट का मेन सेंटर जो होता है वो ब्यूटी होता है, तो वो बाकी इर्द गिर्द की इररेलेवेंट चीजों को निगेट कर देता है, यहाँ तक कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को भी निगेट करता है. So the negative capability is the willingness to embrace uncertainty. इस वजह से ये जो नेगेटिव कैपेबिलिटी है, तो ये जो नेगेटिव कैपेबिलिटी है वो क्या है, वो विलिंगनेस है टू एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी, कि वो अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करता है. लिव विद मिस्ट्री, रहता वो मिस्ट्री के साथ है लेकिन वो एम्ब्रेस करता है उस अनसर्टेनिटी को एंड मेक पीस विद एम्बिग्विटी, और वो जो उसके सामने कंफ्यूजन होती है उसी के साथ वो रिकंसाइल करता है और उसी से पीस बनाता है. यानी कि ये वो नेगेटिव कैपेबिलिटी है जो इंसान को इस काबिल बनाती है कि वो हकीकत को सामने से फेस करता है और जो है उसको एम्ब्रेस करता है और उसको एक्सेप्ट करता है, और उस हकीकत की दुनिया में रह के उसको एक पीस मिलता है. Keats want to accept the every aspect of the world from disappointment and disgust to exaltation and serenity. He condemns Coleridge for searching for a single higher order truth or solution to the mysteries of natural world. वो कंडेम करता है कॉलरिज को कि वो हर वक्त सर्च करता है फॉर अ सिंगल, एक हायर ऑर्डर ऑफ ट्रूथ, सोल्यूशन टू मिस्ट्रीज ऑफ नेचुरल वर्ल्ड. हम नॉर्मली जो है जो नेचुरल वर्ल्ड है उसकी मिस्ट्रीज और उसके सोल्यूशन में पड़े रहते हैं, हालांकि उसका कोई फायदा नहीं है. जो हकीकत है वो हकीकत है,
वी हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट्स, हमें जिंदगी की मिस्ट्रीज को, उनके फैक्ट्स को, उनकी जो भी चीजें हैं उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। ये कीट्स का कहना है। ही वेंट ऑन टू फाइंड द सेम फॉल्ट इन डेल्फी एंड वर्ड्सवर्थ। ही क्लेम दैट ऑल दिस पोएट लैक्ड ऑब्जेक्टिविटी। ये ऑब्जेक्टिविटी को लैग करते हैं। व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी क्लास? क्या होती है ऑब्जेक्टिविटी? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी? कि आप किसी जिसके अंदर अपनी राय दे रहे हैं, और ऑब्जेक्टिविटी के अंदर आपकी कोई पर्सनल राय नहीं होती, बल्कि आप उसी ऑब्जेक्ट को लेके डिफाइन कर होते हैं। जैसे किड्स ने और टू ऑटम लिखी है, और बाकी और भी ऑब्जेक्टिविटी बेस्ड है, सब्जेक्टिव पे नहीं है। और सब्जेक्टिविटी क्या होती है? जिसके अंदर पर्सनल फीलिंग्स आ जाती है। पर्सनल थिंग। बेटा सब्जेक्टिविटी ये होती है जो पोएट की अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेट होती है, और ऑब्जेक्टिविटी ये होता है कि बीइंग एन ऑब्जर्वर जो है, एक पोएट जो है वो कोई भी पोएम लिखता है लेकिन उसमें उसकी अपनी पर्सनालिटी नहीं होती। बीइंग एन ऑब्जर्वर, मैंने फॉर एग्जांपल हम अल्लामा इकबाल की बात करें तो वो एक ऑब्जेक्टिव पोएट थे। उन्होंने देखा मुसलमानों के अंदर ये चीजें, ये खामियां हैं, उनके अंदर ये कमियां कोताहियां हैं। बीइंग एन ऑब्जर्वर उन्होंने अपना एक विजन दिया था, उसमें उनकी पर्सनल लाइफ इंक्लूडेड नहीं थी, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक शायर है, वो अपना एक रिलेशन अपनी बिलव्ड के साथ जो है वो ताल्लुक जोड़ता है, इट मीन्स कि वो उसकी सब्जेक्टिव पोइट्री है, यानी कि वो उसके दिल की दुनिया है, और वो उसका चूंकि एक ताल्लुक है अपनी बिलव्ड के साथ, तो वो बताता है कि इस बिलव्ड ने मुझे धोखा दिया। जैसे वाइट एंड सरे की पोएम, ठीक है। इसी तरह वाइट एंड सरे की पोएम के अंदर वो जो कैसल के अंदर होता है, और वो जो है वो बताता है। तो इस तरीके से नहीं, पेपर का सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पार्ट बेटा टोटली डिफरेंट होता है, ठीक है। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पार्ट जो ऑब्जेक्टिव तो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, और सब्जेक्टिव, लेकिन आपके ये जो पोइट्री के लिहाज से जो मैं और सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी बता रही हूँ वो ये बता रही हूँ आपको। अभी पता नहीं क्या बात हो रही थी, जहन से निकल गई, क्या बात कर रही थी। अच्छा यहाँ पे देखिए, he claimed that all these poets lack objectivity and universality in their views of the human condition and the natural world। ठीक है, उसने ये क्लेम किया कि ये जितने भी पोइट्स हैं वो लैक करते हैं ऑब्जेक्टिविटी को और यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सल कहते हैं जो हमेशा रहने वाली चीज होती है, यूनिवर्सल, ठीक है। यूनिवर्सल थीम्स जैसे ट्रुथ है, लाई है, लव है, तो ये सारी जो है यूनिवर्सल थीम्स होती हैं। हाँ, मैं ऑब्जेक्टिविटी की बात कर रही थी कि ऑन वाइट्स डेथ जैसे है, ये एक सब्जेक्टिव पोएम है, ठीक है, जिसमें सरे ने वाइट के बारे में लिखा हुआ है। तो ये सारी और सब्जेक्टिव पोएम्स होती हैं जो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेट होती हैं, सॉरी। द ओरिजिन ऑफ टर्म इज अननोन, but some scholars have claimed that Keats was influenced in his studies of medicine and chemistry, and that is referred to the negative pole of an electric current which is passive and receptive। ठीक है, वो कहता है कि ये नेगेटिव पोल ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट से रेफर करता है उसको, जो कि पैसिव भी होता है और रिसेप्टिव भी होता है। इन द सेम वे द नेगेटिव पोल रिसीव्स द करंट फ्रॉम द पॉजिटिव पोल। द पोएट रिसीव्स इम्पल्स फ्रॉम अ वर्ल्ड दैट इज फुल ऑफ मिस्ट्री एंड डाउट। पोएट जो है यही इम्पल्स जो है वो दुनिया से लेता है जो कि मिस्ट्री और डाउट से भरी हुई है, विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बट विच द पोएट कैन ट्रांसलेट इनटू आर्ट। जो एक्सप्लेन तो नहीं किया जा सकता लेकिन पोएट जो है वो ट्रांसलेट करता है इनटू द आर्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी is a rejection of set philosophies of nature. Keats says that the poet must be receptive rather than searching for fact or reason, and not to seek absolute knowledge of every truth. Mystery or doubt, the most beautiful experience we can have is mysterious. In order to create true poetry, one had to be able to remain in state of conflict without irritably reaching after facts or reasons. The poet should not impose himself upon the doubts and uncertainties which make up conflict. This concept of negative capability is closely related to Keats' concept of beauty and truth. The inspirational power of beauty is more important than the quest for objective fact। ये जो इंस्पिरेशनल पावर ऑफ ब्यूटी है वो मोर इम्पॉर्टेंट है देन क्वेस्ट फॉर ऑब्जेक्टिव फैक्ट, इस बजाय इसके कि हम ऑब्जेक्टिव फैक्ट यानी कि जो दुनिया के अंदर जो फैक्ट्स हैं, रीजंस हैं, हम उनको ढूंढते फिरे। As he writes in Ode on a Grecian urn, beauty is truth, truth is beauty, that is all ye know on earth, all ye need to know।
क्योंकि उसने कहा था कि ब्यूटी ही ट्रुथ है और ट्रुथ ब्यूटी है, और ये ऑल यू नो ऑन अर्थ, यही है जो हम जानते हैं दुनिया में, एंड ऑल यू नीड टू नो, यही है जो तुम दुनिया में जानते हो और हमें जो जानने की जरूरत है, यानी कि तुम्हें जो जानने की जरूरत है वो यही है कि ब्यूटी ही असल में हकीकत है, यानी कि दुनिया में हर चीज ब्यूटीफुल है और यही ट्रुथ है। जैसे मैं कहती हूँ ना कि बेटा अल्लाह ताला ने हर चीज खूबसूरत बनाई है, हमारे साथ जो बुरा हो रहा होता है ना वो भी अच्छे के लिए हो रहा होता है। अल्लाह जो आजमाइश देता है ना बेटा वो भी अच्छे के लिए होता है, वो भी बुरे के लिए नहीं होता। अगर हमारी जिंदगी में कुछ सख्तियां आ गई हैं, हमारी जिंदगी में कुछ सख्त लोग आ गए हैं, क्रूअल लोग आ गए हैं, तो बेटा हार नहीं मानते, उनको फेस करते हैं, उनको होल हार्टेडली फेस करते हैं। ऐसे नहीं कहते कि ये हमारी जिंदगी में क्यों आ गए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि हमने फिरौन को बनी इसराइल पर मुसल्लत कर दिया ताकि हम उनको आजमा सकें। यानी कि अल्लाह ताला ने खुद फिरौन को बनी इसराइल पर मुसल्लत किया था, वाई, ताकि उस कौम को आजमाया जा सके। इसी तरीके से बेटा हमारी जिंदगी में कई फिरौन आते हैं और अल्लाह हमें आजमाता है, ठीक है, ताकि हम प्योर हो जाएं, हम इंटरनली प्योर हो जाएं। अल्लाह ताला कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता, ये चीज़ याद रखिएगा। हमें अल्लाह पे ये मान होना चाहिए कि वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। अगर मेरी ज़िंदगी में कोई सख्त इंसान आया है, अल्लाह के हुक्म से आया है और मुझे उसके साथ गुजारा करना है, मुझे उसको फेस करना है, मुझे तब भी अल्लाह के रास्ते को नहीं छोड़ना, तभी मैं एक कामयाब इंसान बनूंगी। तो ये सारी चीज़ें बेटा इंसान का कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी है कि हम हर चीज़ में खूबसूरती फाइंड आउट कर लेते हैं। कोई भी इंसान पूरा का पूरा बुरा भी नहीं होता और कोई भी इंसान पूरा का पूरा अच्छा भी नहीं होता। हर इंसान जो है कॉम्बिनेशन होता है अच्छे और बुरे का, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें हर चीज़ के अंदर, हर इंसान के अंदर, नेचर के अंदर ब्यूटी फाइंड आउट करनी है, देन वी कैन